धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या असदुद्दीन ओवैसी का अब वो जलवा नहीं रहा है तेलंगाना में? जिस जलवे के दम पर वो पूरे देश में घूम घूम कर बताया करते थे कि देखो हम अपने घर में, यानी कि जहां से उनकी पार्टी चली, हैदराबाद में, हैदराबाद के आसपास तेलंगाना में क्या करते हैं, वहीं पर अब उनकी बैंड बज गई है। 11 तारीख को हुई वोटिंग के बाद 13 तारीख को जब चुनावी नतीजे आए, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है। और इसके बाद अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि भैया जो बिहार में किया ना, और जो जरा मरासा महाराष्ट्र में हो गया ना, वो बंगाल में नहीं हो पाएगा। तेलंगाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के जो नतीजे हैं वो अभी से बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। हालांकि लोग कुछ कह रहे हैं कि भैया बंगाल की तो बात ही मत करो, असदुद्दीन ओवैसी को अब आने वाले जो फिर से म्यूनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं ग्रेटर हैदराबाद के, वो और ज्यादा बड़ा खतरा बनकर खड़े हो गए हैं। क्या वाकई में ऐसा है? इन तमाम पहलुओं को लेकर हमने एक डिस्कशन तैयार किया है, जिसे आप थोड़ा विस्तार से सुनेंगे तो हर पहलू उसमें मिलेगा आपको। ओवैसी का भी, कांग्रेस का भी, भाजपा का भी, बीआरएस का भी, और ओवैसी का ये घटता हुआ जनाधार अपने ही घर में क्या कहलाता है, उससे भी आप लोग रूबरू हो सकेंगे। तो फिलहाल अभी देखिए रिपोर्ट, फिर बाद में आपसे मिलता हूं। तो चलिए आज की बातचीत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये कि क्या कोई पार्टी देश जीतने की कोशिश में अपना ही घर, अपना किला खो सकती है? ये तो सबसे बड़ा डर होता है किसी भी पार्टी के लिए। बिल्कुल। और हमारे पास तेलंगाना के हालिया नगर निकाय चुनावों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। और ये जो आंकड़े हैं, ये एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर एक बड़ी गहरी कहानी कह रहे हैं। और कहानी में एक ट्विस्ट भी है। इस तरफ देखिए, ओवैसी की पार्टी बिहार, यूपी से लेकर बंगाल तक अपने पैर पसार रही हैं। एक नेशनल प्लेयर बनने की कोशिश। हाँ, एक नेशनल प्लेयर। लेकिन ठीक उसी वक्त उनके अपने घर तेलंगाना से जो नतीजों की तस्वीरें आ रही हैं, वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं आंकड़ों में छिपे हुए संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ हार जीत के नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी को आंकड़ों से ही शुरू करते हैं, क्योंकि नंबर से ही सबसे साफ तस्वीर दिखती है। सही बात है। इन चुनावों में जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी है वो एआईएमआईएम के लिए है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक उनकी सीटों में एक साफ गिरावट आई है। हाँ, और ये गिरावट कॉन्टेक्स्ट में देखने वाली है। पिछले चुनावों में एआईएमआईएम ने करीब 87 वार्ड जीते थे। 87? हाँ। और इस बार ये आंकड़ा घटकर लगभग 70 पर आ गया। अब कोई कह सकता है कि भाई 17 सीटों का नुकसान क्या होता है, लेकिन राजनीति में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बहुत मायने रखता है। और एआईएमआईएम का ग्राफ फिलहाल नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, भैंसा जैसी कुछ नगरपालिकाओं में वो सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन कई अपने पारंपरिक वार्डों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो मतलब किले में दरारें दिखने लगी हैं। हाँ, एक संकेत तो है। ओके, तो ये तो हुई कहानी का एक हिस्सा। एआईएमआईएम का ग्राफ नीचे जा रहा है, और राजनीति का एक सीधा नियम है, अगर कोई नीचे जाता है तो कोई ना कोई उस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर भी आता है, हमेशा। तो इस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा चौंकाने वाला पहलू कौन है? यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी की। अगर एआईएमआईएम का ग्राफ नीचे जा रहा है तो बीजेपी का ग्राफ एक रॉकेट की तरह ऊपर गया है। अच्छा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पिछली बार बीजेपी राज्य में करीब 150 वार्डों के आसपास थी। ठीक है। इस बार ये आंकड़ा 260 को पार कर गया है। ये सिर्फ बढ़त नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। अरे वाह, मतलब लगभग दोगुनी सीट है। ये सिर्फ हैदराबाद या उसके आसपास हुआ है, या फिर पूरे राज्य में ये ट्रेंड दिखा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये सिर्फ एक दो शहरों की कहानी नहीं है। बीजेपी करीमनगर और निजामाबाद जैसे बड़े और महत्वपूर्ण नगर निगमों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ओह। ये दिखाता है कि पार्टी अब सिर्फ कुछ पॉकेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में अपनी जमीनी पकड़ बना रही है। ये एक साइकोलॉजिकल जीत की है, जो ये संदेश देती है कि तेलंगाना में अब मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों का नहीं रहा। ठीक है, तो हमारे सामने दो तस्वीरें बिल्कुल साफ है। एक तरफ एआईएमआईएम का हल्का सा ढलान, और दूसरी तरफ बीजेपी का ये तेज उछाल। ये दोनों एक ही समय पर हो रहे हैं, तो ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इन चुनावों का असली पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्या था? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन चुनावों का असली पॉलिटिकल अर्थक्वेक ना एएमआईएम की हार है, ना बीजेपी की जीत। तो फिर क्या है? असली भूकंप आया है के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के साथ। उनके आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। हाँ, मैंने भी उन पर नजर डाली थी।
वो तो अविश्वसनीय गिरावट है। इसे ऐसे देखते हैं, 2020 में बीआरएस का एक छत्र राज था। 1600 से ज्यादा वार्ड उनके पास थे। वो तेलंगाना की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थे। 1600 से ज्यादा, और अब सिर्फ 781 वार्ड, मतलब आधे से भी ज्यादा जमीन एक ही झटके में उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। आधे से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कोलैप्स है। और इसी कोलैप्स ने तेलंगाना की पूरी पॉलिटिकल फील्ड को सबके लिए खोल दिया है। मैं हमेशा ये पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनीतिक शून्य शब्द सुनती हूँ, लेकिन जमीन पर इसका असल में मतलब क्या होता है? मतलब क्या वोटर कंफ्यूज हो जाते हैं या स्थानीय नेता पार्टियां बदलने लगते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब दोनों होता है। जब बीआरएस जैसी बड़ी ताकत अचानक कमजोर होती है तो उसका पूरा का पूरा वोट बैंक बिखर जाता है। अच्छा। वो वोटर जो सालों से एक ही पार्टी को वोट दे रहा था, अब एक नए घर की तलाश में है। और इसी बिखरे हुए वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक जबरदस्त होड़ मच जाती है। और नेता भी पाला बदलते होंगे? बिल्कुल। स्थानीय नेता भी देखते हैं कि भाई कौन सी पार्टी का भविष्य उज्जवल है, और वो भी शिफ्ट करने लगते हैं। तेलंगाना में अभी ठीक यही हो रहा है। बीआरएस की जमीन खिसकने से जो जगह खाली हुई है उसे भरने की लड़ाई चल रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, बीआरएस का ये जो इतना बड़ा वोट बैंक था, ये आखिर गया कहाँ? क्या ये कांग्रेस और बीजेपी में बराबर बटा या किसी एक पार्टी को इसका बम्पर फायदा मिला? और यहीं पर हमारे सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। आंकड़ों को देखें तो एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। बीआरएस का वोट शेयर विधानसभा चुनावों के लगभग 37% से घटकर इन चुनावों में करीब 17% रह गया। 37 से 17 मतलब सीधा 20-21% की गिरावट। सीधी गिरावट। और बीजेपी का वोट शेयर लगभग इतना ही बढ़ा है। इसी वजह से कुछ विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बीआरएस का एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे बीजेपी की झोली में चला गया। एक मिनट, लेकिन ये थ्योरी थोड़ी ज्यादा ही सीधी नहीं लगती? क्या वोटर इतने डिसिप्लिन्ड तरीके से एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं? बीआरएस और बीजेपी की विचारधारा तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, और यहीं पर बहस शुरू होती है। जो लोग इस डायरेक्ट ट्रांसफर थ्योरी को मानते हैं, उनका तर्क है कि बीआरएस के पास कोई राष्ट्रीय कहानी नहीं थी। वो ना एनडीए के साथ थे, ना इंडिया गठबंधन के। तो उनके वोटरों ने खासकर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर बीजेपी को चुना। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि बीआरएस और बीजेपी में एक गुप्त समझौता था ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। लेकिन क्या कोई पार्टी जानबूझकर अपना 20% वोट बैंक किसी और को ट्रांसफर कर देगी? ये तो मतलब राजनीतिक आत्महत्या जैसा लगता है। एकदम सही। उन्हीं दूसरी तरफ के विश्लेषकों का तर्क है। वो कहते हैं कि ये कोई सोचा समझा ट्रांसफर नहीं है, बल्कि बीआरएस के खिलाफ जो गुस्सा था और राज्य में बीजेपी जिस तरह से एक मुख्य विपक्षी ताकत के तौर पर खुद को पेश कर रही थी, उसका फायदा उन्हें मिला। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन नतीजा एक ही है। नतीजा एक ही है। बीआरएस के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। ओके, तो अब इस पूरी उथल-पुथल को वापस एएमआईएम के नजरिए से देखते हैं। एक तरफ उनके पुराने प्रतिद्वंदी बीआरएस कमजोर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ज्यादा आक्रामक और मजबूत बीजेपी सीधे उनके सामने आके खड़ी हो गई है। इस बदलते हुए माहौल में ओवैसी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं कैसे फिट होती हैं? और अब हम कहानी के मूल सवाल पर वापस आ गए हैं। ये क्लासिक राजनीतिक दुविधा है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ओवैसी का पूरा फोकस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी का विस्तार करने पर है। मतलब एक राष्ट्रीय मुस्लिम आवाज के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपका ध्यान और आपके संसाधन यानी पैसा, नेता, कार्यकर्ता सब कई राज्यों में बढ़ जाते हैं, तो अक्सर आपके अपने घरेलू मैदान पर पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। ये कुछ ऐसा है कि एक सीईओ अपनी कंपनी के ग्लोबल विस्तार पर तो पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन उसकी जो सबसे पुरानी और सबसे मुनाफे वाली फैक्ट्री है, वहां प्रोडक्शन में दिक्कतें आने लगी हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है, खासकर तब जब आपके घर में कंपटीशन बढ़ गया हो। पहले तेलंगाना में एआईएमआईएम के लिए बीआरएस एक तरह का सियासी बफर थी। अच्छा, एक समझदारी थी दोनों के बीच। हाँ, एक समझदारी थी। लेकिन अब बीआरएस कमजोर है और बीजेपी सीधे एआईएमआईएम के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी राज्य में सत्ता में आने के बाद ज्यादा आक्रामक हो गई है, तो एआईएमआईएम के लिए अब चुनौती दुगनी हो गई है। एक तो अपना किला बचाना और दूसरा इस नई त्रिकोणीय लड़ाई में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना। एग्जैक्टली।
तो क्या हम ये मान लें कि ये नतीजे AIMIM के लिए एक फाइनल फैसला है? क्या किला वाकई दरक रहा है या अभी कहानी में कोई और मोड़ बाकी है? नहीं, इससे फाइनल फैसला मानना बहुत जल्दबाजी होगी। हमारे सोर्सेज में एक बहुत जरूरी जानकारी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या? अभी तेलंगाना के सबसे बड़े शहरी निकायों में चुनाव होने बाकी हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHC, खम्मम और वारंगल। और GHC वो तो AIMIM का सबसे मजबूत, सबसे अभेद्य किला माना जाता है, पुराना हैदराबाद शहर। एकदम सही। GHC के नतीजे ही असली लिटमस टेस्ट होंगे। ये चुनाव ही बताएंगे कि क्या AIMI की पकड़ सच में कमजोर हो रही है या ये जो गिरावट हमने देखी वो सिर्फ कुछ बाहरी इलाकों तक सीमित थी। अगर पार्टी GHC में अपना दबदबा पहले की तरह कायम रखती है तो वैसे ये तर्क दे सकते हैं कि उनका कोर वोटर आज भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। लेकिन अगर वहां भी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो अगर मान लीजिए बीजेपी ने पुराने शहर में भी कुछ सीटें निकाल ली, तब ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बेल होगा। तब ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं होगी, ये एक संदेश होगा कि पार्टी की जड़ें कमजोर हो रही हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि तेलंगाना की इस सियासी थ्रिलर का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। सुन लिया आपने, तो हमने हर पहलू को इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश की। आपकी जो राय हो ना, बेधड़क बेबाक तरीके से जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।